आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम क्लास 12 का चैप्टर 6 है वंशागति, उसको शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। अगर अब तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कम से कम इसको 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले वंशागति की परिभाषा क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिक तथा भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता तथा भिन्नताओं का, आनुवांशिकता हो गया और भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकता और भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है? अनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा हैगा वो ये हैगा कि अनुवांशिकी के जनक कौन थे। तो वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रेलियन क्या थे? पादरी थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर का पौधा क्यों चुना। ये क्वेश्चन भी बनता है कि मेंडल ने अपने पौधों में मटर का पौधा जो है वो क्यों चुना अपने प्रयोगों में। तो पहला था, किसी एक लक्षण के लिए स्पष्ट वैकल्पिक रूपों वाली अनेक किस्में उपलब्ध थीं। यानी एक विशिष्ट लक्षण की जो किस्में थीं वो अनेक उपलब्ध थीं। ठीक है, और मटर का पौधा एक वर्षीय था जिसमें आसानी से क्या था? उगाया जा सकता था। ठीक है, और तीसरा आता है, मटर सामान्यतः स्वपरागत होने वाला था। चौथा आएगा, संकरण में मिले संकर पूर्णतः उर्वर थे तथा एक पौधे से अनेक बीज मिलते के कारण परिणामों व विश्लेषण की जो प्रमाणिकता थी वो सही हो जाती थी। ठीक है, अधिक क्या होते? बीज बनाते थे वो। चलो ठीक है, ये तो इजी है। चलो यहाँ शुरुआत करते हैं। अब आ जाती है मेंडल की सफलताओं के कारण द रीजन ऑफ द ग्रेगर जॉन मेंडल सक्सेस। उनके सक्सेस होने के रीजन क्या थे वो देखना है हमें। तो पहला आएगा, मेंडल ऐसे पहले जो जीव विज्ञानी थे जिन्होंने वंशागति के तरीकों जैसी जब जैव विज्ञान समस्याओं को, जो वंशागति की जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए उन्होंने सांख्यिकीय विश्लेषण व गणितीय तर्कों का प्रयोग किया। जो सांख्यिकीय विश्लेषण थे व गणितीय तर्क थे उन्होंने उनका क्या किया? प्रयोग किया था इसके लिए। ठीक है, इनका प्रयोग किया था उन्होंने इसके लिए। पहले वैज्ञानिक थे। अब आता उनकी प्रयोग में नमूनों की विशाल संख्या थी। जो नमूने थे, जो पौधों के नमूने लिए किए थे उन्होंने, उनकी क्या थी? विशाल संख्या थी। जैसे पीला फूल हुआ, झुर्रीदार फल हुए, ये सारे नमूने क्या थे? उनके 7 नमूने थे, वो 14। ठीक है, बहुत गलत बात है। द्वारा एकत्रित आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। उनके ये नमूने थे, उन्होंने क्या उसको विश्वसनीयता का प्रदान कर दी। अब आता 3, मेंडल ने अपने परीक्षण अधीन पौधों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन और विश्लेषण किया तथा अपने निष्कर्षों की पुष्टि से सिद्ध किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत परिणाम वंशागति के समान नियमों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक पौधे या उसी प्रजाति के दूसरे पौधे पर जब उन्होंने वो प्रयोग किया तो उसमें भी क्या है? उन्होंने समान नियम का ही प्रदर्शन किया। तो उनको ये हो गया कि ये नियम सत्य है। ठीक है, अब आता है चौथा जो था वो है मेंडल की सफलता का कुछ श्रेय उनके द्वारा चयन किए गए मटर के पौधे का भी है। क्योंकि जो प्रत्येक जो लक्षण थे उसमें जो के लिए पर्याय है, ये क्या है? पर्याय। पर्याय ऐसी वैकल्पिक रूप वाली अनेक किस्में उपलब्ध थी। उनमें क्या थी? जो पर्याय थी वो अनेक किस्में उपलब्ध थी। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ कि मेंडल ने मटर की ये गलत लिखा है, ये है 14 समूह का जोड़ों के रूप में चयन किया जो वैकल्पिक रूप वाले एक लक्षण को छोड़कर पूर्णतः समान थे। उनका एक लक्षण जो था वो अलग था, बाकी सारे लक्षण क्या थे? समान थे। इसमें जो 10 और ली लिखा है ये गलत है, 14 सही है। इसमें गलती है।
ठीक है। अब हम देखते हैं अगला। डबल हो गया है। इसमें भी ये गलती है कि मेंडल ने मैट्रिक की जो 14 समूहों को जोड़ों के रूप में चयन किया, वैकल्पिक रूप से एक लक्षण छोड़कर सभी सभी इसमें लक्षण क्या थे, समान थे। अब यहाँ आ जाते हैं उनके क्या लक्षण थे वो। तो इसने सबसे पहले लिया था तने की ऊंचाई कैसी थी, लंबा था और बौना था। इनके जो 7 लक्षण है वो ये थे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रख लीजिए। तो इसमें क्या था, पहले तने की लंबाई थी, लंबा और बौना था। अब तने फूल का रंग था, बैगनी था और सफ़ेद था। अब आता है फूल की स्थिति कैसी थी, अक्षीय था और अंत था। ठीक है। अब आ जाता है फली का आकार कैसा था, फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ, 2 प्रकार की फली थी उसने। फली का रंग कैसा था, हरा था और पीला था। और बीज का आकार कैसा था, गोल था और झुर्रीदार था। इस पर अधिक प्रयोग किए थे उन्होंने। अब आता है बीज का रंग कैसा था, पीला था और हरा था। इस पर भी अधिक प्रयोग मिलते हैं। ठीक है, ये हो गए, ये उनके क्या थे, लक्षण थे, विपर्यायी लक्षण। तो अब आ जाते हैं एक जीन की वंशागत इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की वंशागति। तो एकल संकरण, पहला इसका उदाहरण क्या है, एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मेंडल ने अपने प्रारंभिक प्रयोगों में एक ही लक्षण अर्थात सिंगल कैरेक्टर की वंशागति का अध्ययन किया। यानी एक कैरेक्टर था और एक ही लक्षण था इसमें। ठीक है, एक कैरेक्टर एक लक्षण का इसमें क्या क्या था, उन्होंने वर्णन किया था। ठीक है, दो विपर्ययसी रूपों के भी संकरण कराया था इसमें। 2 विपर्ययसी भी रिवीज थे, उनके बीच क्या कराया था, संकरण कराया था। एक, लेकिन इसमें एक कैरेक्टर था और एक लक्षण था, सिंगल कैरेक्टर सिंगल जीन। ठीक है, इसकी ये अवधारणा थी। अब इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन क्या थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, कि ऐसा संकरण जिसमें किसी एक ही लक्षण के 2 विपर्ययसी रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मतलब ऐसा संकरण जिसमें किसी एक ही लक्षण कितना है, एक लक्षण की 2 विपर्ययसी रूपों का वंशागति का अध्ययन किया जाता है। रूपों की वंशागति का, 2 विपर्ययसी गुणों के रूपों क्या वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर क्रॉस कहलाता है। ठीक है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अब आते हैं मेंडल के परिणाम क्या थे। तो मेंडल के प्रयोगों के परिणाम, रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनके क्या रिजल्ट क्या थे। तो प्रथम क्या था कि प्रथम संतति पीढ़ी जो F1 पीढ़ी थी है ना, संतति में केवल एक ही जनक में समानता प्रदर्शित करती थी। मतलब एक जनक था वो समानता प्रदर्शित करता था और दूसरा जनक कोई समानता प्रदर्शित नहीं करता था। ठीक है, अब इसका जो दूसरा वाला था वो ये था कि द्वितीय संतति पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी रूप 3:1 में अनुपात में प्रकट होते थे। यानी कि अगर प्रभावी 3 हैं तो उनमें से जो एक होगा वो अप्रभावी होगा, ये उनका रेशियो था। ठीक है, अब उनका ये रेशियो था। तो अब जो द्वितीय इसमें क्या है, द्वितीय संतति में क्या था, प्रभावी अप्रभावी, इस प्रकार 3:1 था। तो मेंडल ने पाया कि F2 पीढ़ी में आश्चर्य रूप से दोनों ही जनक रूप पुनः प्रकट हो गए। अर्थात F1 संकर जो सभी लंबे पौधों में स्वपरागण से बनी द्वितीय संतति पीढ़ियों में न सिर्फ लंबे पौधे अपितु बौने पौधे थे। तो वो जो प्रभावी दिखाई दिए वो कैसे प्रभावी लक्षण कहलाए, और जो उसमें प्रभावी दिखाई नहीं दिए वो अप्रभावी लक्षण कहलाए। ठीक है, तो अब क्या जाता है कि मेंडल के परीक्षणों का जो सारांश था वो क्या था, वो अलग बात, चलिए के बाद देखेंगे। मेंडल के जो परीक्षण थे उनका सारांश क्या था। पहला था कि F1 पीढ़ी में केवल एक जनिकी प्रदर्शित हुआ। केवल इसमें एक ही जनक था, F1 पीढ़ी जो थी उसमें एक ही जनक था और एक ही उसकी क्या थी, संतान थी F1 पीढ़ी में। अब F2 पीढ़ी में क्या हुआ, मैं 2 जनकीय रूपों की अभिव्यक्ति हुई, इसमें एक अप्रभावी था और एक प्रभावी था F2 पीढ़ी में। ठीक है, F1 में सिर्फ एक ही था, वो प्रभावी था।
ठीक है। और F2 पीढ़ी में कितने थे? 2 थे, एक अप्रभावी था और एक प्रभावी था। अब जो तीसरा था किसी लक्षण का वह विकल्प एक रूप से F1 में प्रकट होता है, अर्थात प्रभावी रूप से अपने वैकल्पिक अप्रभावी रूप की अपेक्षा लगभग 3 गुनी अधिक आवृत्ति प्रदर्शित करता है। यानी इनका जो रेशियो था वो क्या था? रेशियो था 3:1, यानी 3 प्रभावी हैं तो एक अप्रभावी होगा। ठीक है, इनका ये क्या था? रेशियो था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि तृतीय जो था कि तृतीय संतति पीढ़ी यानी F3 में क्या हुआ, जो जनरेशन थी उसमें क्या हुआ? प्रक्षेप जो था 3:1 अनुपात की शुद्ध व संकर रूपों के अनुपात 1:2:1 के रूप में पहचान की गई। इसमें क्या हुआ? जो अनुपात था वो क्या हुआ गया? 1 अनुपात, यानी F1 में जो शुद्ध लंबे थे वो कितने थे? 1 था। शुद्ध लंबा कितना था? 1। और लंबे संकर 2 थे और शुद्ध सफेद कितना था? 1 था। इनका जो रेशियो था वो क्या था? 1:2:1, यानी इसमें जो शुद्ध लंबा था वो 1 था, संकर थे वो 2 थे और शुद्ध सफेद थे वो कितना था? 1 था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये था इसमें, आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो आज का हमारा ये लेक्चर था वो इजी था, छोटा था, ये लगभग क्लियर हो चुका है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।